जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे करंट अफेयर के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 22 सितंबर के, जो कि करंट में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे और इनसे जुड़े कोई भी बातें करंट अफेयर में जो आने वाली हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं विश्व बांस दिवस। वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बांस संगठन के द्वारा यह बांस दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और बात करें इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में हुई। याद रखिएगा 2005 में विश्व बांस संगठन की स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एडवर्ड, जो कि बेल्जियम में है। याद रखिएगा बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें इसका स्टार्ट कब किया जाता है, इसकी बैठक कब होती है? 2009 में बैठक होती है, बैंकॉक में होती है जो कि थाईलैंड में है, और 18 सितंबर को होती है। याद रखिएगा 18 सितंबर 2009 को होती है, जिसमें इसकी स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की गई, उसी दिन कर दी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 सितंबर। याद रखिएगा 18 सितंबर को ही इस दिन से फिर प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस मनाना शुरू हो गया। बात करें बम्बू ऑफ ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस बार का थीम है। याद रखिएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। प्रोजेक्ट बोल्ट, यह कहाँ चलाया जाता है दोस्तों? राजस्थान के उदयपुर में। दोस्तों बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो ये मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट बोल्ट, राजस्थान के उदयपुर में। याद रखिएगा प्रोजेक्ट बोल्ट राजस्थान के उदयपुर में चलाया जाता है। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। याद रखिएगा। और इसमें देश कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर शामिल हैं यूरोपियन यूनियन में। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये भी ब्रुसेल्स में ही है। और इसमें बात करें देश कितने शामिल हैं, इसमें 30 देश शामिल हैं। याद रखिएगा 30 देश शामिल हैं नाटो में। और सार्क कहाँ पर होता है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? यह काठमांडू में है, जिसमें काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में, जिसमें 8 देश शामिल है। याद रखिएगा। चलिए सार्क एक संगठन है, ये काठमांडू में है। चलिए बात करते हैं एशियन। एशियन का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। और बात करें इसमें कितने देश हैं? 10 देश शामिल हैं। चलिए और बम्बू डांस ये कहाँ का फेमस है? जो कि मिज़ोरम का है। याद रखिएगा बम्बू डांस होता है वह मिज़ोरम का है डांस। और इसका दूसरा नाम क्या है? चिरऊ। चिरऊ इसका दूसरा नाम है बम्बू डांस का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, देश में पहली बार किस राज्य की विधान मंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। यहाँ पर हो जाएगा। बात कर लेते हैं विधानसभा। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। तो विधानसभा बात कर लेते हैं। विधानसभा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403 विधानसभा हैं। और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अब बात करते हैं विधानसभा में कितने महिलाएं हैं? 47 महिलाएं हैं। और विधान परिषद में 6 महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों। और बात करें इसकी स्पीकर कौन है विधानसभा के? सतीश महाना। याद रखिएगा फिलहाल हाल ही में जो हैं सतीश महाना यहाँ के विधानसभा के स्पीकर हैं। चलिए और बात कर लेते हैं 2022 सितंबर प्रश्नकाल के बाद महिला संसदीय मुद्दा। इसका मतलब ये है दोस्तों इसमें कि महिलाओं के लिए 3 से 4 मिनट के लिए महिला प्रश्नकाल के बाद
3 से 4 मिनट उनको दिए जाएंगे कि वह अपने जो भी उनके ओपिनियन हैं, जो भी उनके मुद्दे हैं वह अपने मुद्दे इसमें रखें, महिलाएं खासकर। तो उन्हीं के लिए उत्तर प्रदेश में यह किया गया, आरक्षित किया गया 1 दिन। याद रखिएगा, पहली बार यह विधानमंडल सत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी राज्य में, देश में पहली बार किसी राज्य में विधान मंडल सत्र में महिलाओं को 1 दिन आरक्षित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कितने राज्यों में द्विसंसदीय विधानमंडल हैं? मतलब विधान परिषद और विधानमंडल जिसमें दो द्विसदनीय हैं। याद रखिएगा। तो कितने हैं उसमें, उसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप याद रखिएगा। तो उसकी ट्रिक क्या है? तू भी मजा कर। याद रखिएगा, इससे आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? तू से क्या हो जाएगा? टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा, और यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार हो जाएगा, पूरे से बिहार हो जाएगा, एम से महाराष्ट्र हो जाएगा, और जे से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर उसको अब हटा दिया गया है उसमें विधानमंडल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो उसको हटा दिया गया है। और कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस KR से। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 राज्यों में विधान मंडल हैं द्विसदनीय। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नाइट सफारी। नाइट सफारी ये कहाँ पर है दोस्तों? जो कि लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा। और इसका यह मॉडल किससे लिया गया है? सिंगापुर से लिया गया है। सिंगापुर का मॉडल पर आधारित नाइट सफारी उत्तर प्रदेश और लखनऊ में बनाया गया है। चलिए अगला पॉइंट है पैरा बैडमिंटन अकादमी। यह कहाँ पर है दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है अमृत सरोवर। यह कहाँ पर है? जो कि पटकाई रामपुर उत्तर प्रदेश में। पटकाई सरोवर अमृत सरोवर पटकाई रामपुर उत्तर प्रदेश में। और इस पर फर्स्ट राज्य कौन सा है? पहला रैंक उत्तर प्रदेश का है अमृत सरोवर में। चलिए अगला पॉइंट है स्कूल चलो अभियान। यह कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? ये कहाँ शुरू किया गया? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नामांकन इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सितंबर 2022 में आयोजित विश्व पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं दोस्तों? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 की। यह कहाँ पर हुआ दोस्तों? मोरक्को में। याद रखिएगा, मोरक्को में इसका आयोजन हुआ। और बात करें इसके गोल्ड मेडल किसने जीता? अजीत कुमार ने जीता। याद रखिएगा, विश्व पैरा एथलीट में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता और सिल्वर मेडल देवेंद्र झाझरिया ने जीता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? चेरू राजस्थान के हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके पूरी बारे में जानकारी देख लेते हैं। ये कहाँ के हैं दोस्तों? चेरू राजस्थान के हैं। और इन्होंने 2004 में एथेंस में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों। और 2016 में रियो में गोल्ड मेडल जीता। तो कुल मिलाकर इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। याद रखिएगा। और भाला फेंक में इन्होंने कितने % फेंका था अभी हाल ही फिलहाल में? तो इन्होंने कितना फेंका है? 60.97 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। और ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों। और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने 2 गोल्ड मेडल भारत को दिए हैं, एक 2004 में और एक 2016 में। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रजत पदक। यह रजत पदक इन्होंने जीता 2022 में, जो कि अभी हुआ है। ठीक है दोस्तों, पैरा एथलीट में। ठीक है।
चलिए अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते जाइए दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022। इसकी बात कर लेते हैं। ये कहाँ आयोजन हुआ यूएसए में। ठीक है दोस्तों। और भाला फेंक में किसने सिल्वर मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने, विश्व एथलीट में। ठीक है दोस्तों। और इस गोल्ड किसने जीता? एंडरसन ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा था भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पैरा एथलीट पद्म विभूषण जो कि किसे दिया गया दोस्तों? पद्म विभूषण देवेंद्र झांझरिया को दिया गया, याद रखिएगा। चलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये क्या होता है? भारत का सर्वोच्च राजीव खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और इसका नया नाम क्या रख दिया गया? अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसको रख दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और बात करें इसमें इनामी राशि कितनी है? 25 लाख। इनामी राशि कितनी है दोस्तों? 25 लाख। चलिए और ये कितनों को मिला? 12 खिलाड़ियों को मिला। 2021 में 12 खिलाड़ियों को यह राजीव गांधी जो कि अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। यह 12 खिलाड़ियों को 2021 में दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट टोक्यो पैरालंपिक 2022 में भारत का रैंक कितना है? 24वां रैंक था। ठीक है दोस्तों। और इसमें गोल्ड मेडल कितने जीते हमारे देश ने? 5 गोल्ड पदक जीते और 19 कुल मिलाकर पदक हमने जीते हमारे भारत देश ने। बात करते हैं 5 गोल्ड पदक, इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किन किन लोगों ने जीते देख लेते हैं। अवनी लेखरा जो कि शूटिंग के हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सुमित अंते जो कि भाला फेंक के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मनीष नरवाल ये पिस्टल फेंकने वाले हैं, पिस्टल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और कृष्णा नागर इन्होंने भी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। चलिए याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं ये एग्जाम्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक करते जाइए दोस्तों, सेशन अच्छा लगता है आपको तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाइए। चलिए 18 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शंस क्या दिए हैं दोस्तों? पंजाब, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं नीति आयोग ये इसको अब क्या कर दिएगा? राज्य स्तरीय संस्था बनाने के तर्ज पर राज्य स्तरीय नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने के लिए स्थापना कब होती है? नीति आयोग की बात कर लेते हैं तो 1 जनवरी 2015 को होती है। और इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं, याद रखिएगा। और इसके सिद्धांत पर, कौन से सिद्धांत पर? सहकारी संस्थावाद के सिद्धांत पर इसका वो होता है, इसकी स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष हाल ही फिलहाल में कौन है? सुमन बेरी। उपाध्यक्ष याद रखिएगा, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता था कि ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है। चलिए तो याद रखिए, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और परमेश्वर अय्यर क्या है? सीईओ हैं। और इसका स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? महाराष्ट्र में। यह 18 सितंबर को नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय, जो कि नीति आयोग के जो कार्य होते हैं वो राज्य स्तरीय पर स्थापित करने के लिए घोषणा की गई है दोस्तों। तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं राज्य स्तरीय संस्थान जो कि महाराष्ट्र के द्वारा की गई, यही बनाया गया नीति आयोग के तर्ज पर किया गया। और इसके सीएम कौन है महाराष्ट्र के दोस्तों? एकनाथ शिंदे, नाथों के नाथ एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा। और डिप्टी सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इनके द्वारा ही यह कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित, रोजगार से संबंधित, परिवहन संबंधित, इनको यह इस राज्य में शामिल किए गए। और इन्होंने इसको क्या किया? स्थापित किया है राज्य स्तरीय संस्थान। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। चलिए इससे कुछ जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपसे, उनको याद रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आर्टिकल 263 इसमें क्या होता है?
स्टेट काउंसिल होता है, याद रखिएगा। अंतर्राज्य काउंसिल संस्था होती है। आर्टिकल नंबर 263 के अनुसार इसमें रखा गया। आर्टिकल 280 में क्या है, वित्त आयोग, जिसमें क्या होता है, पहला वित्त आयोग कौन थे, केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग वो ये नंद किशोर के द्वारा, ठीक है, नंद किशोर जी ने बनाया। चलिए आर्टिकल 324 की बात कर लेते हैं। इसमें निर्वाचन आयोग होता है आर्टिकल 324 में, जिसमें पहले कौन है, सुकुमार सेन है, और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। चलिए आर्टिकल 279 ए की बात करें। ए की तो इसमें संविधान संशोधन के लिए ABCD जो लगाए जाते हैं, इनके द्वारा ABCD लगाए गए। और बात कर लेते हैं 279 में क्या रखा गया, GST काउंसिल रखा गया। ठीक है दोस्तों, GST से संबंधित जितने भी कुछ कर होते हैं उनको इसमें रखा गया। और इसके हेड कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। और जो अभी बैठक हुई है कहाँ पर हुई, चंडीगढ़ में हुई है, याद रखिएगा। और बात करें संविधान संशोधन की कौन से आर्टिकल में, 101वां जो कि आर्टिकल में है, और 1 जुलाई 2017 में इसका क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चर्चा में रहा नान माडोल, ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन है तूफान, घास, झील, उपग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नान माडोल। नान माडोल एक महाविनाशकारी तूफान है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि दूसरा सबसे शक्तिशाली ये तूफान है। और बात करें इसकी स्पीड कितनी है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि जापान में आया, क्यूरूस द्वीप में आया, याद रखिएगा। और इसमें सुपर टाइफून, जो कि USA कनाडा ने कहा है, इसका नाम रखा है सुपर टाइफून, USA ने रखा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का तूफान है, याद रखिएगा, यह तूफान है नान माडोल, इसका नाम है। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तौकाते क्या है दोस्तों, 2021 में होता है। इसका नाम किसने रखा, म्यांमार ने रखा। एक प्रकार का तूफान है, तूफान की तरह ही होता है, और जो कि इंडिया में कब आया, 2021 में आया था। और इसका नाम किसने रखा, म्यांमार ने रखा था। क्या इसका मतलब क्या होता है तौकाते का, छिपकली दोस्तों, याद रखिएगा, छिपकली इसका मतलब होता है। चलिए 2022 में क्या है दोस्तों, श्रीलंका में ना जो एक चक्रवात आया था उसका नाम क्या था, असनी, याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है क्रोध, जो कि 2022 में आया था श्रीलंका में, उस चक्रवात का नाम असनी है। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट, जापान के PM कौन है, फूमियो किसोदो, याद रखिएगा। जापान के PM जो हैं इस समय वो फूमियो किसोदो हैं। और बात करें यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट, इसका नाम है, संसद का नाम डाइट। और इसके पूर्व में जो PM हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका निधन हो गया है। कौन है, शिंजो आबे, जिनको नारा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये सर्वाधिक बार PM बनने वाले प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्हें भारत ने पद्म विभूषण से 2021 में नवाजा था, और 2022 में नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करते जाइए और शेयर ज़रूर करते जाइए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, सावनाह, आशा, सिबली, सैसा और शाशा क्या है दोस्तों, ऑप्शंस क्या हैं, मछली प्रजाति, बाघ के नाम, बाजरा किस्म, चीतों के नाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, जो चीते लाए गए हैं हाल ही फिलहाल में, वह कहाँ से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं, याद रखिएगा, नामीबिया से लाए गए। ये काफ़ी सुर्खियों में हैं, इनको मीडिया काफ़ी चर्चित में है, मीडिया में काफ़ी इनको दिखाया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर कितने लाए गए, 8 चीतों को लाए गए, नामीबिया से लाए गए, क्योंकि हमारे देश में 1952 में ये विलुप्त हो चुके थे। क्यों विलुप्त हो चुके थे दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
यह केबीसी में भी पूछा गया है। तो 1949 में, याद रखिएगा, 1949 में जो कि कोरिया के शासक थे, इन्होंने आखिरी जो एक चीते थे उसका आखिरी शिकार कर लिया था। एक ही चीता था, उसका शिकार कर लिया था, जिससे हमारे देश में चीतों जो है विलुप्त हो गए थे। और काफ़ी दिनों बाद देखा गया, लेकिन वो चीते पूरे देश में देखे गए, लेकिन वो कहीं पर नहीं दिखे, जिससे 1952 में इसको कह दिया गया कि चीते विलुप्त हो गए। चलिए, और बात करें कितने लाए गए, 8 लाए गए, जिसमें 5 मादा और 3 नर चीते लाए गए। और किस विमान से लाए गए दोस्तों? बोइंग 747 747, बोइंग 747, याद रखिएगा। तो ये सभी क्या नाम है? चीतों के नाम। किसके नाम है? चीतों के नाम है, याद रखिएगा। ओबान, फ्रेडी, सावन्नाह, आशा, सिबली, सैसा और साशा, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या नाम रखा? एक चीते का, मादा चीते का आशा नाम रखा, याद रखिएगा। और बाकी का जो नाम है वह नामीबिया के द्वारा ही मिल चुके थे। चलिए, इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं। बात करते हैं रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसका पहला नाम क्या था? ये जिम कॉर्बेट था। फिर उसके पहले का क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क, हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अब हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका नया नाम है, और इसके पहले माउंट हैरियट इसका नाम था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, स्थित है। चलिए, अगला पॉइंट, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, नामदफा आंध्र प्रदेश। दानचिंगम, यह जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा दोस्तों, दानचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बंटन, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डूरंड कप टूर्नामेंट खिताब जीता है? दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, मुंबई सिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, बात कर लेते हैं डूरंड कप। डूरंड कप क्या होता है दोस्तों? ये फुटबॉल का एक प्रकार का जो कि कप होता है, और डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। और यह एशिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना खेल भी है दोस्तों। फुटबॉल का खेल है डूरंड कप, जिसे कहा जाता है। और इसका संस्करण कौन से है? 131वां संस्करण है इस बार। और बात करें इसमें फाइनल में कौन कौन जीता, कौन कौन थे? बेंगलुरु और मुंबई सिटी। कौन कौन थे? बेंगलुरु और मुंबई सिटी। और इसमें विजेता कौन है? जो कि बेंगलुरु है। और इसमें कप्तान कौन थे? सुनील छेत्री। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सुनील छेत्री इसके कप्तान थे, जो कि बेंगलुरु। ठीक है, और उप विजेता मुंबई सिटी। चलिए, और कहाँ पर ये आयोजित हुआ? सॉल्ट की लेक स्टेडियम, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। कौन सा? डूरंड कप 18 सितंबर 2022 को। ठीक है दोस्तों, और ये पहली बार कब आयोजित किया गया? 1888 में इसका पहली बार आयोजन किया गया। और सबसे जीत 16 बार किसने जीता? सबसे ज़्यादा जीता मोहन बागान और ईस्ट बागान, 16 बार इन्होंने जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, 18 सितंबर 2022 को अपना पहला डूरंड कप बेंगलुरु ने जीता, पहली बार जीता है, इसलिए पहला। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फीफा 2022 कप होगा, कहाँ पर होगा? कतर, दोहा में होगा, याद रखिएगा। और 2026 में कहाँ पर होगा? उत्तर अमेरिका में होगा, फीफा 2022। चलिए, संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं। ये फुटबॉल का कप होता है, जो कि 17 नंबर इस बार होगा,
जो कि केरल ने जीता और पश्चिम बंगाल को हरा कर जीता। चलिए थॉमस कप की बात करते हैं। ये थॉमस कप बैडमिंटन में दिए जाते हैं। बैडमिंटन का पुरस्कार है जिसमें इंडिया ने जीता इंडोनेशिया को हराकर। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया को हराकर इंडिया ने थॉमस कप इस बार जीता है। और बात करते हैं मनीष कल्याण। ये मनीष कल्याण कौन है? फुटबॉल के खिलाड़ी ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ने कहा जाता है। और पुरुष की बात करें, ये तो महिला की हो गई फुटबॉल खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। पुरुष की बात करें सुनील छेत्री, याद रखिएगा पुरुष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुनील छेत्री। और इन्होंने यूरोपियन लीग खेलने वाली ये पहली महिला है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि यूरोपियन लीग खेलने वाली पहली महिला कौन है? मनीषा कल्याण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? ऑप्शन हैं अलमाटी, अकमोला, अस्ताना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दे सकते हैं आप। बात करते हैं कजाकिस्तान इसका निर्माण कब हुआ? 1991 में हुआ था। और इसकी राजधानी पहले क्या थी? अलमाटी थी। फिर उसके बाद अस्ताना कर दिया गया। फिर उसके बाद नूर सुल्तान कर दिया गया, क्योंकि ये भारत के वो पहले राष्ट्रपति थे, इसलिए नूर सुल्तान इन्हीं के नाम पर राजधानी बना दिया गया था। फिर जो इस बार किया गया, अभी जो किया गया कजाकिस्तान का, फिर से अस्ताना इनका नाम रख दिया गया राजधानी। अस्ताना वापस वही अस्ताना राजधानी कर दिया गया नूर सुल्तान के स्थान पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्ताना, याद रखिएगा अस्ताना इसकी राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी जो कि बन गई। नूर सुल्तान का नाम हटाकर अस्ताना अब राजधानी कर दी गई, कजाकिस्तान की राजधानी। चलिए याद रखिएगा। चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड देश कौन सा है दोस्तों? कजाकिस्तान, याद रखिएगा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कजाकिस्तान। और अरल सागर ये कहाँ पर है दोस्तों? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। अरल सागर पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? काजिंद। इसकी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना कर रखी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज, भारत की एक्सरसाइज बाय JKS साहिल स्टडी, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काजिंद, कजाकिस्तान। इसकी याद करने की ट्रिक भी मैंने उसमें बता कर रखी है। इसकी ट्रिक बता देता हूँ। का से होता है काजिंद और का से होता है कजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और भी कई सारी ट्रिक बता दी, तो आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? तो ऑप्शंस क्या हैं? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बात करते हैं खाद्य सुरक्षा एटलस, इसमें कौन से 3 राज्य, 2 राज्य पहले से कौन थे? बिहार, उड़ीसा, और फिर इस बार कौन हो 2022 में? झारखंड। इसमें खाद्य सुरक्षा का प्रकाशित करने वाला तीसरा राज्य झारखंड को बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था कि खाद्य सामग्री को पहुंचाना, सभी जगह पहुंचाना, जो कमी है उनको दूर करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड में ही खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने का तीसरा राज्य बना है, याद रखिएगा। चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सरहुल त्यौहार ये कहाँ का त्यौहार है? झारखंड का, याद रखिएगा झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। TISU इसकी स्थापना होती है 1907 में, और जो कि सांची जमशेदपुर में होती है। चलिए ये एक प्रकार का बैठक है, सैन्य अभ्यास है, ये एक प्रकार का संगठन है, याद रखिएगा। 1907 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? सांची जमशेदपुर में। बात करें खाद्य संग्रहालय, ये कहाँ पर है दोस्तों? तंजावुर में, तंजावुर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर तंजावुर में खाद्य संग्रहालय स्थापित है। और बात करते हैं लोथल कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है, जो कि, और यहाँ पर और क्या है? समुद्री संग्रहालय भी स्थापित है। कहाँ पर? गुजरात में। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा।
राखीगढ़ी ये कहाँ पर है? हड़प्पा की सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कि हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। चलिए अगला पॉइंट, वर्ल्ड एटलस राज्य कौन सा है दोस्तों? केरल। याद रखिएगा, वर्ल्ड एटलस राज्य केरल है। जीएसटी का संग्रहालय कहाँ पर है? गोवा, जो कि राजधानी क्या है? पणजी। और वहीं पर जीएसटी की संग्रहालय है जिसे धरोहर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया है? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, अमेरिका, रूस। तो इसका सही आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं, 4 साल में श्रीलंका चीन का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार था। 2017 से 2021 में चीन सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार किया था 4 साल में। और यह संकट में कब आया? 2022 में संकट में आया श्रीलंका। और इसमें कौन कौन सी संकट आई? राजनीतिक, आर्थिक, खाद्य संबंधी काफ़ी संकटें आई, जिसमें भारत देश ने क्या क्या दिया 4 महीनों में, इन 4 माहों में? दवाइयाँ दी, उर्वरक दी, ईंधन दी, खाद्यान्न भी, और भारत सबसे बड़ा ऋणदाता बना है। ठीक है दोस्तों, कई चीज़ें भारत देश ने श्रीलंका को उपलब्ध कराए हैं दोस्तों। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कौन बन गया दोस्तों सबसे बड़ा ऋणदाता? भारत देश। याद रखिएगा, भारत देश श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश बन गया। सभी कुछ भारत देश ने यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में पीएम कौन है दोस्तों? दिनेश गुणवर्धन। अभी हाल ही में जो कौन है? दिनेश गुणवर्धन यहाँ के पीएम हैं। और यहाँ की राजधानी क्या कर दी गई है? श्री जयवर्धनपुरे यहाँ की नई राजधानी बना दी गई है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रणिल विक्रमसिंह। याद रखिएगा, रणिल विक्रमसिंह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जो कि काफ़ी चर्चा में है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये कहाँ पर स्थापित है दोस्तों? ये हैदराबाद में स्थापित है और यह 2022 में ही स्थापित की गई है। जो कि कितनी फिट है और इसमें क्या होता है? रामानुजाचार्य जी की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जो कि समानता के अधिकार, बराबर का अधिकार इसमें इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और रामानुजाचार्य जी की मूर्ति बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई? हैदराबाद में बनाई गई। और इनकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछ लेता, KBC में पूछा गया है, तो हैदराबाद में है इसका स्थापना। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।